हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय करमरकर। आज हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का एक शॉर्ट व्यू मैं आपको बता देता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट किस प्रकार से वर्क करता है, क्या क्या इसमें होता है। तो जैसा कि आपको पता है, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है जिसमें फेज डिफरेंस नहीं होता। फेज डिफरेंस इन द सेंस कि इसमें अगर हम करंट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूएशन चलता रहता है। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हर एक बार चेंज होता है। क्रस्ट एंड ट्रफ जिस प्रकार से वेव चलती है उसी प्रकार से इसमें एक बार पीक वैल्यू पॉजिटिव होती है और एक बार पीक वैल्यू नेगेटिव होती है। ये प्लस और ये माइनस में इस प्रकार से प्रोपोगेशन होता है और ये आगे चलती है। अभी तक हमने जो पढ़ा था, जिस करंट के बारे में पढ़ा था, शुरू से लेकर के अभी तक के जो करंट पढ़े थे हमने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ये सारी चीजें, ये डायरेक्ट करंट में एप्लीकेबल होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम अल्टरनेटिव करंट की बात करते हैं, जो हमारी डोमेस्टिक लाइन, हमारे जो घरों में जो लाइन होती है, जो करंट होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये प्रोपोगेशन करता है, ये आगे बढ़ता रहता है। और इन दोनों में फर्क क्या है वो भी अच्छे से समझ लीजिए। इन दोनों में फर्क ये है कि ये करंट इनसाइड, ये इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर दोनों होता है। लेकिन जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो ये केवल सर्किट के आउटसाइड होता है। मतलब जैसे ये आपका यहाँ पर जैसे मार्कर मार्कर के ऊपर अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो ये सरफेस के ऊपर करंट फ्लो होता है। इसीलिए इसमें लंप ऑफ वायर, मतलब इसमें एक वायर का गुच्छा लगता है, जबकि ये सिंगल वायर से प्रोपोगेट हो सकता है, चल सकता है। लेकिन ये ज्यादा डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ज्यादा डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ज्यादा दूरी तक हम इसको नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसमें हीटिंग इफेक्ट चालू हो जाता है। इसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ इस प्रकार से चलते जाता है, तो जितनी हीट होती है उतना एब्जॉर्ब भी होते जाता है। तो ये प्रोपोगेशन के लिए काम की चीज है, इसलिए डोमेस्टिक लाइन में इसका यूज किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट का यूज किया जाता है। यहां तक तो सबसे पहले हमने अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में समझ लिया। तब इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, चलिए अब आप आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ये जनरेट कैसा होता है। तो जनरेट होने के लिए सबसे पहले, जैसे हमने इसके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इंडक्शन में हमने पढ़ लिया था कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फार्मूला क्या है? फ्लक्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए। ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और ये होता है, आपका फ्लक्स होता है स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर को अगर हटा दें तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट लगता है तो इसमें आ जाएगा कॉस थीटा। अब थीटा कैन बी रिटन एज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा बाय टी, देन थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यू विल गेट, आपको मिलेगा कॉस ओमेगा टी। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ द साइड। विथ रिस्पेक्ट ऑफ टी, टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करेंगे तो डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। तो कॉस का क्या हो जाता है, माइनस माइनस साइन ओमेगा टी। और ये ओमेगा टी का कोएफिशिएंट है तो ये आगे आ जाएगा, ये ओमेगा आगे आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये डी फाइव बाई डी टी, अब हम क्या करते हैं, अपने को पता है ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। तो हम माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, तो ये हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये क्या चीज हो गई, ये हो गया आपका ईएमएफ। तो अब हम क्या लिख देंगे इसमें, ईएमएफ इक्वल टू, और हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इतने पोर्शन को, ई नॉट। ई नॉट मतलब पीक वैल्यू। अगली स्टेप में मैं पीक वैल्यू के बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी आप यहां समझिए, हियर ई नॉट कैन बी रिटन एज बी ए ओमेगा, ये होगी पीक वैल्यू। तो ये हमारी जो इक्वेशन आई, ये किसकी इक्वेशन होगी, ये हमारी अल्टरनेटिंग इक्वेशन, जो अल्टरनेटिंग हमारा ईएमएफ बनता है उसकी इक्वेशन। अब हम इसी प्रकार से E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लेके चलेंगे।
ई नॉट ये होता है पीक वैल्यू। चलिए हम पीक वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीक वैल्यू होती क्या है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लीजिए या जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू पर अगर ये ट्रेवल करेगा तो ये जो वैल्यू होती है ये आपकी ई नॉट आएगी। अब मैंने ऐसा ही ग्राफ क्यों बनाया, साइनोसॉइडल ग्राफ क्यों बनेगा, क्योंकि हमारी पूरी इक्वेशन साइन के फॉर्म में है। तो साइन के फॉर्म में बनने पर ये ग्राफ इसी प्रकार से बनता है। अब अगली स्टेप में मैं आपको बताता हूं कि ये ग्राफ इस प्रकार से कैसे बनेगा। चलिए तो अब हम E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। और आपको पता है कि ये कैसे बनता है, ये आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक कॉइल को मूव करते हैं, जैसे जैसे मूव होती जाती है वैसे वैसे ये जनरेट होता है, मतलब ये जनरेटर के थ्रू होती है इस प्रकार से। तो चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें किन किन चीजों की चाहिए, ई नॉट की वैल्यू। अगर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू रखते चलेंगे और हमें ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ई नॉट के फॉर्म में आएगा। दो तीन वैल्यू में रख के दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, E इक्वल टू ई नॉट। और ये हमने जो E बनाया है ये थोड़ा लेटिन वर्ड या इस प्रकार से यूज इसलिए करते हैं कि आपको बहुत सारे E अपने पास मिले हुए हैं, इसमें कंफ्यूजन न हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला E जो है वो हमने जनरेट किया हुआ है, इंड्यूस्ड है, इसीलिए। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं कि T की जगह सबसे पहले जीरो रखते हैं। और आपका ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो अब हम यहाँ रखते चलेंगे। सबसे पहले जीरो रखा तो आपका ई में ई नॉट साइन 2 पाई बाय टी, और हमने यहाँ जीरो रखा तो टी इक्वल टू जीरो, तो आपका ई में भी जीरो आ गया। ये पहली कंडीशन। चलिए दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, टी की जगह अब हम रखेंगे जो वैल्यू अपनी ग्राफ पर बन सकती है, जो वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक जानते हैं बस वही वैल्यू अपने को रखते चलना है। तो अब हम क्या करेंगे, टी की जगह हम रखेंगे T/4। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है इससे, E इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई बाय इंटू T/4। T से T कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, देन E बिकम ई नॉट, और ये साइन पाई/2, और पाई/2 कितनी होती है, पाई/2 होता है 1, तो E इक्वल टू ई नॉट यानी T/4। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, E की जगह आ गई ई नॉट। ये हो गया एक काम। फिर आगे चलते हैं हम, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे अब रखते हैं हम 2T/4। एक्चुअली ऐसा याद रखना ज्यादा बेटर होगा, T/2 लिखने के बजाय T/4, 2T/4, 3T/4, 4T/4, 4T/4 तक अपन करेंगे। तो 2T/4 इन द सेंस कि T/2, ये आपका कितना हो गया, T/2। तो T/2 अब रखेंगे, E इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई/टी, ये ओमेगा की वैल्यू है ना, और ये T/2 रख दिया। T से T कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो ये कितना आ गया, ये साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये हो गया आपका फिर जीरो, यानी T/2 पर ये हो गया जीरो। फिर आगे बढ़े, अब क्या रखना है अपने को, हमने 2T/4, अब 3T/4 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3T/4, ये हमने T की जगह रख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन और 2 पाई/टी, और ये आपका 3T/4। T से T कैंसल, 2 1 2, 2 2 4, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन 3 पाई/2 कितना होता है, 3 पाई/2 90 पाई/2, और 90 इंटू 3 270, 270 पे माइनस होती वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और माइनस ई नॉट हो जाएगा। चलिए अगली स्टेप में 3T/4 या माइनस ई नॉट हो गया। और ऐसा ही लास्ट वाली कंडीशन पे जब रखेंगे तब ये जीरो हो जाएगा। तो ये 4T/4 मतलब आपका टी, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। अगर हम इसको ग्राफ को देखें तो ये कैसा हो जाएगा ग्राफ, ये हो जाएगा जीरो। अगर हमने ई की वैल्यू और हमने टी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है
तो 0 पर 0 हो गया। यहाँ पर टी बाय फोर पर ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इसको हमने ई नॉट नाम दिया है। अभी हम यहाँ तक चले, फिर उसके बाद टी बाय टू, यहाँ पर आगे आ गए, ये आपका टी बाय टू हो गया। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ग्राफ वापस नीचे आ गया। उसके बाद थ्री टी बाय फोर आगे चला गया, हम इसको माइनस ई नॉट लिखते हैं। फिर उसके बाद अगली केस में टी पर आ गए, इसको हम आगे खसका देते हैं, ये टी। तो ये हो गया आपका टी। तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी, ये वैल्यू आपकी पीक वैल्यू हो गई। जहां अपनी बात हो रही थी कि पीक वैल्यू क्या चीज होती है, तो ये हो गई आपकी पीक वैल्यू। और इस प्रकार से साइनोसॉइडल फॉर्म में, मतलब साइन के कर्व में हमें करंट मिलता है, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो आई होप सो अभी आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करके बता दिया कि ग्राफ किस प्रकार से होता है, इसकी इक्वेशन कैसे होती है, इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। पीक वैल्यू अगर निकालना है तो ई नॉट इक्वल टू बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ए फॉर आपकी जो कॉइल है उसका एरिया, और ओमेगा जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सामान्यतः जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, तब यहाँ पर तीन चीजों के बारे में बात होगी। आपको याद करने के लिए, एक शॉर्टकट याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। ऐसा टी बना दीजिए, ऐसा टी बना लीजिए। टी किस प्रकार से बनाना है आपको, ऐसा आड़ा, मतलब आपको गिरा हुआ टी बनाना है, आपको सीधा टी नहीं बनाना है आपको, ठीक है। इस टी में आपको तीन एजेस दिखाई देगी। यहां पर लिखिए वी एल, वी आर और वी सी। एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। और यहां पर वी आर के साथ में लिखो आई। अब जरा समझ लीजिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले वी एल, मतलब एल फॉर लोड या फिर इंडक्टर। लोड बोला जाता है इसको हम सर्किट की लैंग्वेज में, और यहां पर लैंग्वेज में हम बोलेंगे इंडक्टर, ड्यू टू इंडक्टर। और यहां पर आएगा आपका करंट, और यहां पर वीसी, वीसी मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर का पोटेंशियल। जनरली क्या होता है कि जब हम ओमिक करंट की बात करते हैं, तब यहां पर वी और आई के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कि पोटेंशियल और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर की बात करते हैं, तब यहां पर परिस्थिति दूसरी हो जाती है, कंडीशन दूसरी हो जाती है। यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल आगे चले जाता है और करंट जो है वो पीछे रह जाता है, और वो भी 90 डिग्री से, है ना। दिख रहा है ना आपको वी एल और आई, मैंने इसीलिए लिखवाया है कि आपको याद रहे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि पोटेंशियल आगे है और करंट जो है पीछे चल रहा है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनता है, जैसे हमारा ये जो डार्क लाइन बना रहा हूं, ये पोटेंशियल की, ये इस प्रकार से बनी, और करंट जो है वो पीछे चल रहा है। देखिए ये जीरो था, ये नेगेटिव साइड चल रहा है, इस प्रकार से चलेगा, ये ऐसा बनेगा। तो आप देख रहे हो कि ये आपकी पोटेंशियल की है, ये पीक वैल्यू है, ये करंट की पीक वैल्यू है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि पोटेंशियल आगे चल रहा है और करंट पीछे चल रहा है। ये तो हो गई हमारी इंडक्टेंस कॉइल की। अब कैपेसिटर में कैसे ग्राफ बनेगा, कैपेसिटर में ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे ये हमारा पोटेंशियल है, तो करंट इसके आगे चलेगा, 90 डिग्री आगे चला। ये देखिए करंट आगे चला, देखियो करंट आगे चल रहा है और पोटेंशियल पीछे चल रहा है। तो ये आपके इस केस में आपको लेना है कि कहा ये आपका जो है वो पीक वैल्यू है, और ये आपकी यहाँ पर पीक वैल्यू है। तो दोनों ही केस में आपको समझ में आ गया होगा। VL का मतलब क्या होता है कि इंडक्टेंस कॉइल का पोटेंशियल जो होता है करंट के 90 डिग्री आगे चल रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लीडिंग, पोटेंशियल इज लीडिंग देन करंट in the case of inductor, and in the case of capacitor current is leading the potential of capacitor। तो कैपेसिटर के पोटेंशियल से आगे चलता है। अब ये बात अपने काम आएगी किस प्रकार, तो इसकी इक्वेशन बनाना कैसे और इसकी इक्वेशन लिखना कैसे, तो ये देख लीजिए। अगर जनरल अपनी इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट, देखिए पोटेंशियल V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, अगर यहाँ की कंडीशन होगी V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इस केस में होगी। और यहां के केस में क्या होगा, इस केस में होगा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये इक्वेशन यहां बनेगी। और इस केस में तो आपने देख ही लिया होगा, यहाँ पर वी आर इक्वल टू आई बनता है। तो ये दोनों कंडीशन इस प्रकार से, दोनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम यूज करेंगे। चलिए अब हम दो तीन चीजों के बारे में और समझ लेते हैं जहां जहां जो वर्ड यूज किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्स एल क्या होता है, एक्स सी क्या होता है, ये समझ लेते हैं। एक्स एल जो होता है इसको बोलते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस का ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगी, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं ओमेगा एल से, और इसको डिनोट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं 1 ओमेगा सी से। ये दोनों ध्यान रखना है। और जनरली क्या होता है कि ये कैसे कैसे यूज किए जाएंगे, कहाँ कौन से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, ये भी बता देता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब इंडक्टेंस कॉइल लगी हुई होती है तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस बनता है उसको हम एक्सएल से शो करेंगे। जहां कैपेसिटर लगा हुआ होता है वो जिसका कंजम्पशन होता है, और वो रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे उसको हम एक्ससी से डिनोटेट करेंगे। अब ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि किसको किस प्रकार से यूज करना है। रेजोनेंस का केस क्या होता है, रेजोनेंस के केस में आपका एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है, और उस केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी। तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल सी, या ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये फार्मूला बन जाएगा। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू इक्वल टू 1/√LC। न्यू को हम क्या करते हैं, एफ लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। देन एफ कैन बी रिटन एज 1/2 पाई रूट LC। तो ये फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस का केस कब होगा, जब दो या दो से ज्यादा भी रेजिस्टेंस होंगे तो आपका सिर्फ आपका ओमिक रेजिस्टेंस ही वहां पर यूटिलाइज होगा, क्योंकि ये तो जीरो हो चुका रहेगा। हम ऐसे कई क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी बेटर समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हमने एक्सएल के बारे में समझ लिया कि एक्सएल क्या होता है, एक्ससी के बारे में समझ लिया, रेजोनेंस की कंडीशन के बारे में समझ लिया। अब आगे हम समझते हैं इसके इंपीडेंस, अलग अलग केस में इंपीडेंस किस प्रकार से हम निकालते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखिए। An inductor L equal to 0.03 Henry and a resistor R equal to 0.15 kilo ohm are connected in a series to a battery of 15-volt EMF in a circuit shown below. The key K1 has been kept closed for a long time. Then T equal to 0. K1 is opened. K1 is opened and key K2 is closed simultaneously. At T equal to 1 millisecond, the current in the circuit will be, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है 100 मिली एम्पियर, बी आपको दे रखा है 67 मिली एम्पियर, 6.7 मिली एम्पियर सी है, और डी आपका 0.67 मिली एम्पियर है। और आपको एक और हिंट दी हुई है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, e raised to power 5 कैन बी रिटन एज 150। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जरा ध्यान रखिए कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले बोला इसमें कि क्या बोला है समय, द की K1 हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस K1 को क्लोज कर दिया। जरा ध्यान रखना कि K1 को क्लोज करने पर क्या चीज आती है। अभी मैंने इसके पहले वाली कंडीशन में क्या बताया था। और फिर उसके बाद उसने बोला ओपन, एंड K1 इज ओपन, और फिर K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज किया। दोनों चीजों का एक मीनिंग है। मैं अगले का इसमें आपको बताता हूं कि इसकी मीनिंग क्या है। तो इसमें दोनों चीजें अपने को बोली है। तो सबसे पहले हमने K1 को फॉर लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस किया। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, K1 को प्रेस करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, अभी मैंने इसके पहले आपको एक शॉर्ट सर्किटिंग का कंसेप्ट दिया है कि अगर बैटरी के जस्ट क्लोज अगर आपका इंडक्टेंस कॉइल हो तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी। शॉर्ट सर्किटिंग इन द सेंस कि इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। हमने भी आपको पहले बताया है कि इसमें पोटेंशियल फ्लो हो जाता है, करंट तो 90 डिग्री पीछे चलता है ना। इसका मतलब पोटेंशियल लीडिंग है और करंट लेगिंग है। तो जो कुछ करंट आएगा वो सीधे यहाँ चला जाएगा। यानी शॉर्ट सर्किटिंग हो गया ना, बीच में से पाथ बिल्कुल छोटा हो गया इसका।
जो करंट यहाँ गया वो यहाँ डायरेक्ट पहुंच गया, ये पोटेंशियल डायरेक्ट वहां पहुंच गया। तो क्योंकि पोटेंशियल तो वो फॉलो करता है, पोटेंशियल सीधे वहां चले जाएगा, तो आपका कंडीशन क्या होगी, आई इक्वल टू ईएमएफ। अब यहाँ पर बैटरी ई वाली है इसलिए हमने कैपिटल लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। हम ईएमएफ के लिए वो लैटिन वाला डिजाइन वाला ई लिखते हैं ना। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 15 वोल्ट दे रखा है, और आपको आर आर कितना दे रखा है 0.15, ये किलो ओम है। किलो ओम मतलब 10⁻³ ओम। ये पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 नंबर इसलिए 100 कर दिए, 15 से 15 कैंसल, ये 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब 10⁻³ को लिखना तो इसके बजाय मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए उसने क्या कहा था कि जैसे हमने इसको क्लोज किया, अब इसके बाद इसको लीव कर दिया और इसको प्रेस किया, तो जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट डीके चालू हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से तब इसमें पास तो हो ही नहीं रहा ना करंट, इसको किया तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अब हमने इसको चालू किया तो इसमें जो करंट चालू हुआ, जो इसमें करंट किया तो उसमें अब डीके चालू हो जाएगा। तो डीके का कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाय एल, और ये है टी, ये है डीके का। अब इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू कितनी 100 मिली एम्पियर। तो चलो यूनिट को तो हम बाद में कर लेंगे, ई का हिसाब किताब देख लेते हैं। आर आर कितना है 0.15 किलो, मतलब 10⁻³ माइनस 10⁻³ सॉरी, हाँ 10⁻³। एल कितना है 0.03, चलो ये भी हो गया। हाँ टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है टी इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, मिली मिली मतलब 10⁻⁻3। चलिए ये भी हो गया। तो ये कितना हो गया 10⁻⁻3 और 10⁻3, ये तो कट गए, और ये पॉइंट के बाद 2 नंबर ये भी कट गया, 5 से 15, यानी आई इक्वल टू 100 ई रेज़ टू पावर माइनस 5। तो ये अगली स्टेप में हो जाएगा ई की पावर 5, तो ये हो गया 100 ई की पावर 5 कितना है, ये हमें गिवन है 150, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और ये आपका है 2 बाय कितना है 2/3, तो ये हो जाएगा 0.67। लेकिन अब ये क्या था, मिली में था, 100 किस में था, मिली में था, तो ये भी हमारा 0.67 मिली एम्पियर। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में खास खूबसूरती आपका शॉर्ट सर्किटिंग वाली कंसेप्ट की तरफ है। तो शॉर्ट सर्किटिंग कब होता है ये आपको ध्यान में रखना है कि सर्किट के जब से किसी क्लोजेस्ट हो, तो क्लोजेस्ट हो तो यहाँ से सीधे पोटेंशियल यहाँ पहुंचेगा, सीधे यहाँ पहुंचेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे यहाँ पहुंचेगा, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। चलिए इंपीडेंस है क्या, इंपीडेंस मतलब जो नेट रेजिस्टेंस है उसका ही नाम इंपीडेंस है। अब देखिए रेजिस्टेंस का मतलब है, हम लोग क्या बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस है ए की वजह से उसका नाम है आर। कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम क्या बोलते हैं एक्स सी। इसी प्रकार इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको जो नाम है वो है एक्सएल। ये अलग अलग नाम है इनके। अब इनके नामों के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सर्किट देखते हैं। अगर मान लीजिए एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट दो चीजों से मिलकर बना है, रेजिस्टेंस और आपका कैपेसिटेंस, और हमारा ये सिंबल है, हाँ ध्यान रखिएगा, बैटरी अगर होती है तो इस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है, मतलब डायरेक्ट करंट, और एसी करंट होता है इस प्रकार से यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये है हमारा आर और ये हमारा है सी। तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे सर्किट, ऐसा वाला। क्यों, अभी आपने पहले देखा था कि यहाँ पर VL है, यहाँ पर VR, तो इसका नेट जो लगेगा वो भी यहाँ यूज किया जाएगा। तो V कैन बी रिटन एज रूट VR² प्लस VL²। ये ओमिक के लिए पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू
आई इंटू एक्स, आई इंटू आर, सॉरी, रेजिस्टेंस के लिए तो आर ही यूज किया जाएगा, और यहाँ पर आई इंटू सी है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सी लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, ये स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आई, गेट कॉमन आई स्क्वायर, तो रूट के बाहर आ जाएगा आई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स सी, एंड v बाय आई इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। और v बाय आई मतलब रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस के बजाय हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो या दो से ज्यादा। जब रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है तो हम इसको इंपिडेंस बोलते हैं। जैसे एक अगर होता है तो स्पीड ब्रेकर, और स्पीड ब्रेकर ऐसे दो तीन साथ में हो तो उसको क्या बोलते हैं, हर्डल्स, लाइक दैट हर्डल, यहाँ पर हम बोलेंगे उसको इंपिडेंस। तो Z होता है इंपिडेंस, और इसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी। तो सी मतलब कैपेसिटेंस हो जाएगा, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे मैंने कैपेसिटर के लिए किया है वैसे ही आपका इसके लिए हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए हो जाएगा, वैसे ही दोनों के लिए हो जाएगा, और वैसे ही एलसीआर सर्किट के लिए हो जाएगा, जो आप इसको देखकर कर सकते हैं। ये हमारा रिवीजन चल रहा है, इसीलिए हम लोग खास खास चीजें लेते चल रहे हैं। पूरा टॉपिक तो कराना बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन ये आपको टर्मिनोलॉजी या कुछ शब्द आपको समझ में आ जाए कि एक्सएल क्या होता है, एक्ससी क्या होता है, डायरेक्ट आपको वो हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग समझा दिया है। एक और चीज समझते जाना, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का क्या कंसेप्ट है, इसमें करंट ग्रोथ क्या होता है, जो अभी आपने पीछे कुछ सवालों में भी आपने पढ़ा था, करंट ग्रोथ, जिसमें हम कैपेसिटर यूज करते हैं, या फिर हमने जिसमें डीके, इन दोनों चीजों के बारे में बात किया है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपसे अगर एक सवाल किया जाए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक इंडक्टेंस कॉइल है, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, सपोज आर या आर, और यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एल है, और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। तो इसमें अगर आपसे टाइम कांस्टेंट के बारे में, टाइम कांस्टेंट मतलब आपको पता है ना, टाइम कांस्टेंट जो होता है वो होता है आपका एल बाय आर, ये टाइम कांस्टेंट का फार्मूला है, उसे डिनोटेड किया गया है एल बाय आर, ये फार्मूला है टाइम कांस्टेंट का। अब क्या होता है कि जैसे इसको आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए स्विच ऑन करने पर आपको बता दूं कि पोटेंशियल चला जाता है, लेकिन करंट तो रहता ही नहीं है उसमें एक फेज में। तो जब सर्किट पूरा क्लोज हो चुका है और यहाँ पर कोई करंट नहीं है, तो उस वक्त आपका रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये भले इंडक्टेंस कॉइल हो और ये बैटरी लगी हुई हो, लेकिन आपका ये, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, इंडक्टेंस को भूल जाए अभी, तो आपका ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तो अपना जो टाइम कांस्टेंट लगेगा, और ये आपका नेट, और ये आपका आर भी आपका नेट, नेट या इक्विवेलेंट, तो आपका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका आर और ये आपका आर। तो ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, ये बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट इन द सेंस कि जब हम स्विच ऑन कर देते हैं तब भी ऑफ की तरह काम करेगा, सर्किट तो क्लोज हो गया लेकिन ये काम नहीं करेगा, तो आपका ये रेजिस्टेंस मिलकर के पैरेलल बन जाएगा। देखिए ना, अगर हम इसको क्लोज कर ले तो ये रेजिस्टेंस को हम यहां मान लें, तो आपका ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल के लिए आपका कंडीशन क्या, R/2, तो आपका जो टाइम कांस्टेंट रहेगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से शॉर्ट, डायरेक्ट अगर कनेक्ट कर दिया जाता है बैटरी से तो उसमें शॉर्ट सर्किटिंग बोला जाता है, और वो शॉर्ट सर्किटिंग में आपका रेजिस्टेंस की कंडीशन बदल जाती है। इस प्रकार से अभी आपने एक शॉर्ट समरी समझ ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 10 हेनरी। In order to impart maximum power at 50 hertz, it should be connected to a capacitance of ऑप्शन है इसके, फर्स्ट ऑप्शन है 4 माइक्रोफेरड, बी ऑप्शन है 8 माइक्रोफेरड, और सी ऑप्शन है 1 माइक्रोफेरड, एंड
डी ऑप्शन है 2 माइक्रोफैरड। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन is 10 Henry. In order to impart maximum power of 50 Hertz, it should be connected to capacitance. इन्हें इंडक्टेंस को कैपेसिटेंस के साथ कनेक्ट किया है और क्या हो जाएगा, इट शुड बी कनेक्टेड टू द कैपेसिटेंस ऑफ। तो ध्यान रखिए कि यहाँ मैक्सिमम पावर जब कंडीशन आती है तो इसका मतलब मैक्सिमम कब होगा। जैसे आपको बता दूं कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जब दोनों साथ में लगाए जाते हैं तब इसमें सबसे मैक्सिमम कंडीशन का रेजिस्टेंस मिनिमम हो तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। क्योंकि जो जेड बनता है रेजोनेंस के केस में, एक बात अच्छे से ध्यान से समझना कि हम केवल महज एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उसकी एक समरी अच्छे से समझना भी जरूरी है साथ साथ में। तो आर स्क्वायर, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें। आपको जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये टॉपिक अपने को चाहिए तो आप लिखते रहें तो अच्छा रहेगा। और साथ साथ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि और भी स्टूडेंट के पास पहुंचे। आर स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स एल और एक्स सी और इसका स्क्वायर यहाँ पर इस प्रकार से होगा। तो इस केस में आपका एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, और ये क्या होता है, ओमेगा सी। और हमें क्या कहा है, इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखा है एल दे रखा है 10 हेनरी, और हमें दे रखा है 50 हर्ट्ज तो हमारी फ्रीक्वेंसी है। चलिए ये भी लिख लेते हैं 50 हर्ट्ज। और क्या चीज दे रखा है, और हमें चाहिए इसमें कैपेसिटेंस, मतलब सी हमें चाहिए। चलिए तो हमें पास ओमेगा, चलिए देखते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर 1/LC, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 1/LC, और हमें चाहिए सी, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और हमारे पास एल। तो 4 पाई स्क्वायर जनरली 10 हो जाता है, हम 10 कर लेते हैं। ये 50 का स्क्वायर 50 हर्ट्ज हमें दे रखा है, तो ये हो गया, और एल 10 दे रखा है। चलिए ये हो गया हमारा, और वैसे भी माइक्रो में चल रहा है तो माइक्रो मतलब 10 की पावर में आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 चौक, तो ये तो हो गया इसका हिसाब किताब। और ये 1 0, ये 2 0, ये 1 0, तो 1 2 3 4 5 6, वाह क्या बात, 10 की पावर -6। यानी कि अगर इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं हो तो इसको हम लिखते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6, मतलब C इक्वल टू 1 माइक्रो फैराड। हमारा आंसर सी, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा।